नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रियांश होम गार्डनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर, बैंगन, करेला, लौकी या फिर तुरई के पौधे शुरुआत से ही हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और डिजीज फ्री बने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ बीज नहीं उगाने वाले, बल्कि मैं आपको पूरा प्रोफेशनल सीडलिंग मेथड दिखाऊंगा जो नर्सरी वाले भी फॉलो करते हैं। आज हम एक साथ लगाने वाले हैं येलो टमाटो, चेरी टमाटो, ब्रिंजल, ब्लैक ब्रिंजल, लाइट पर्पल, ग्रीन लॉन्ग ब्रिंजल, बिटर गॉड यानी करेला, बोटल गॉड यानी कि लौकी, रिच गार्ड यानी कि तोरई के सीड्स। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि दो लोग एक ही कंपनी के सीड्स खरीदते हैं, एक ही दिन सीड सोइंग करते हैं, लेकिन एक के पौधे इतने हेल्दी निकलते हैं कि देखने वाला भी पूछे कि कैसे तैयार किए गए, और एक दूसरे के सीड्स या तो जर्मिनेट ही नहीं होते या फिर छोटे छोटे कमज़ोर और पीले पौधे निकलते हैं। तो साथियों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सीड खराब था, क्या कंपनी गलत थी, या फिर गलती कहीं और थी? दोस्तों, सच्चाई यह है कि लगभग 80% लोग गलती सीड लगाने से पहले ही कर देते हैं, यानी ग्रोइंग मीडियम सही नहीं बनाते, मॉइस्चर सही नहीं रखते, डेप्थ सही नहीं रखते, और बाद में बोलते हैं कि सीड हमारा खराब था। लेकिन अगर शुरुआत सही कर दी जाए तो आधी मेहनत कहीं ना कहीं वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आज आपको कोई भी स्टेप जल्दी जल्दी नहीं दिखाऊंगा, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गार्डनिंग में रिजल्ट मेहनत से नहीं, सही टेक्निक से ही आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। इस सीडिंग की पूरी लाइफ का फाउंडेशन इसी ग्रोइंग मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर हमारा जो मीडियम है, जो मिट्टी या सॉइल हम तैयार करेंगे, वो अगर हल्का होगा तो रूट भी हमारी आसानी से ग्रो करेगी, और मीडियम सॉफ्ट होगा तो सीड आसानी से बाहर आता है, और मीडियम में यदि न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है तो फिर सीडिंग शुरुआत से ही हेल्दी रहती है हमारी। और अगर मीडियम गलत होगा तो चाहे आप कितने भी सीड्स एक्सपेंसिव ले लो, रिजल्ट उनका एवरेज ही मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ग्रोइंग मीडियम सिंपल हो, ऑर्गेनिक भी हो और इफेक्टिव भी हो। आज मैं जो मिक्स तैयार कर रहा हूँ उसमें हम सबसे पहले 50% इसमें से वर्मी कंपोस्ट लेंगे। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसको हम घर पे तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। तो 50% हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और 50% लेंगे कोकोपीट, और इसमें थोड़ी सी मैं इसमें ये नीम खली है, नीम खली ऐड करूँगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आखिर यही रेशो क्यों, तो इसका भी रीज़न समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट की। तो देखिए दोस्तों, जो कोकोपीट होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही होता है कि इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छी रहती है, रूट को ऑक्सीजन मिलती रहती है, और एक्स्ट्रा वाटर जो है हमारा नीचे निकल जाता है, और मॉइस्चर जो है ये लंबे समय तक होल्ड भी करता है। वर्मी कंपोस्ट तो साथियों आप जानते हैं, ये सिर्फ खाद नहीं है, ये लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर होता है। जब सीड हमारा जर्मिनेट होता है तो रूट सबसे पहले इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, और यही वजह होती है कि सीडिंग का कलर जो होता है, आपने देखा होगा, डार्क ग्रीन होता है। स्टेम इसकी मोटी होती है, लीव्स भी चौड़ी बनती है, और प्लांट शुरुआत से हेल्दी दिखाई देता है। और साथियों, नीम खली की बात करूँ तो दोस्तों, नीम खली मैं इसमें ज़रूर मिक्स करता हूँ, क्योंकि सॉइल में रहने वाले कई हार्मफुल इंसेक्ट हमारे जो पौधे हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए रूट जोन को भी हेल्दी रखने में इससे फ़ायदा मिलता है हमको। ध्यान रखिए, मैं ज़्यादा नीम खली नहीं डाल रहा, सिर्फ थोड़ी सी इसमें डालेंगे, क्योंकि सीडलिंग स्टेज में ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल भी सही नहीं रहता है। अब इस पूरे मिक्स को हम हाथों से ही बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक मेजरमेंट्स दिखाने के लिए आपको इसमें से 50% कोकोपीट ले रहा हूँ, यानी कि इतना हम कोकोपीट ले रहे हैं, तो इतना ही हम वर्मी कंपोस्ट इसमें से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, मैं किसी मशीन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हाथ से ही मिक्स करने का अपना अलग ही फायदा होता है। हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि कोकोपीट ज़्यादा तो नहीं है, वर्मी कंपोस्ट में कोई गांठ तो नहीं रह गई, कहीं मॉइस्चर ज़्यादा नहीं हो गया। इसलिए हाथ से मिक्स करना पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये दोस्तों, मैंने 50% इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, और दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैं नीम खली इसमें ऐड करूँगा, जिससे हमारे प्लांट्स पर इंसेक्ट का अटैक स्टार्टिंग से नहीं हो। बस थोड़ी सी मैंने नीम खली ऐड करी है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लगभग हर बिगिनर करता है वह है वाटर कंटेंट। अगर ग्रोइंग मीडियम हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो सीड वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा वेट भी होगा तो कहीं ना कहीं हमारे सीड खराब हो जाते हैं। तो आखिरकार सही मॉइस्चर को कैसे पहचानें? साथियों, मैं थोड़ा सा ग्रोइंग मीडियम आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, जिससे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट आपस में मिक्स हो जाएं और हमारे पौधे को पूरा हेल्दी न्यूट्रिशन हर जगह मिल सके। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अगर मैं मॉइस्चर की बात करूं तो थोड़ा सा हम ग्रोइंग मीडियम हाथ में ले रहे हैं। अब इसको हल्का सा मैं प्रेस कर रहा हूं, और प्रेस करने पर अगर ये शेप ले रहा है और उंगली से यदि हम इसको टच करें, अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब है इसमें वाटर ज़्यादा नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही नमी है। अगर इसको प्रेस करने पर वाटर निकले तो फिर कहीं ना कहीं ओवर वाटर है, और यदि शेप ना बने या फिर शेप ज़रा सा प्रेस करने पर टूटे नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मॉइस्चर या फिर हमारे जो मीडियम है उसमें कमी है। तो ये छोटा सा टेस्ट आपको हमेशा कर लेना चाहिए। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें ही प्रोफेशनल गार्डनिंग और नॉर्मल जो गार्डनिंग होता है उसमें डिफरेंस पैदा कर देती हैं। तो साथियों, अब हमारा ये ग्रोइंग मीडियम है जो बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है सीडलिंग ट्रे तैयार करने की। साथियों, मैं जो ट्रे यूज़ कर रहा हूँ उसमें सभी सेल्स बराबर साइज़ के हैं। इसका फ़ायदा यही रहता है कि सभी सीडलिंग को लगभग बराबर जगह मिल जाती है। अब हम एक एक सेल में ग्रोइंग मीडियम फिल करेंगे।
2 ट्रे यूज करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ट्रे के सभी सेल्स को फिल करेंगे। साथियों हाथों से ही मैं इसको फिल कर रहा हूँ। अब हम एक एक सेल्स में ग्रोइंग मीडियम फिल करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मीडियम को बहुत ज़्यादा हम हाथों से इस तरह से प्रेस नहीं करेंगे जैसे ईंट को प्रेस करते हैं। बहुत सॉफ्ट तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। कई लोग हाथ से जोर जोर से इसको प्रेस कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए सॉफ्ट सरफेस चाहिए होती है। अगर मीडियम ज़्यादा हमने हार्ड बना दिया तो छोटी सी रूट है, उसको बाहर आने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कई बार सीडलिंग ऊपर आने से पहले ही कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैं मीडियम को सिर्फ हल्के से हाथों से इसको फिल करने के बाद में प्रेस किया है। तो अभी तक हमने एक भी सीड नहीं लगाया, लेकिन यकीन मानिए मजबूत पौधा तैयार करने के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है। और मैं अब एक एक वैरायटी के सीड्स आपको लगाऊंगा, उसके टिप्स भी बताऊंगा। नर्सरी वाले भी खुलकर नहीं बताते, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले टोमेटो के बीज लगाएंगे। दोस्तों अब हमारा ये ग्रोइंग मीडियम है ग्रोइंग मीडियम और जो सीडिंग ट्रे है हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा सीड सोइंग का। लेकिन बीज लगाने से पहले साथियों मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कई लोग सोचते हैं कि बीज तो बस मिट्टी में डालना है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा गलत स्टेप आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है उसको 90% से घटाकर 40-50% तक भी ला सकता है। इसलिए मैं हर वैरायटी को आराम से बिना जल्दबाजी के लगाऊंगा और साथ साथ उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम येलो टमाटर लगाएंगे। ये हमारा चेरी और येलो ग्रेप्स चेरी टमाटो है, तो इसको हम सबसे पहले लगाने वाले हैं। देखिए साथियों टमाटो के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हैंडल करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब मैं ट्रे के हर सेल्स में लगभग आधा सेंटीमीटर गहराई का एक छोटा सा होल बनाऊंगा इस तरह से। ध्यान रखिए होल बहुत ज़्यादा गहरा हमको नहीं बनाना है। अगर सीड ज़्यादा गहराई में चला जाए तो फिर जर्मिनेशन लेट होगी या कई बार सीड ऊपर नहीं आ पाएगा। और हर सेल में मैं लगभग 2 बीज रखूँगा, क्योंकि एक सीड अगर जर्मिनेट नहीं हो पाए तो दूसरा सीड जर्मिनेट हो जाए, इसलिए हम एक सेल में 2 सीड रख रहे हैं। और बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ है एक तरह से, सीड पूरी तरह कवर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। साथियों यही एक प्रोफेशनल तरीका होता है। दोस्तों अगर सीड डालने के बाद में उसे उंगली से यदि जोर से आप दबा दोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पौधा जर्मिनेट होगा उसको काफ़ी टाइम लगेगा। अब दूसरा हम लगाने वाले हैं चेरी टमाटो की। चेरी टमाटो साथियों आप जानते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्लांट पर बहुत सारे छोटे छोटे टमाटो आते हैं। अगर इसको सही केयर मिल जाए तो लंबे समय तक हार्वेस्ट भी हमको मिलती रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा ऊपर से इसको कवर किया है। बस किसी भी स्टेप में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। गार्डनिंग में स्पीड नहीं, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टमाटो पसंद है, नॉर्मल रेड टमाटो, येलो टमाटो या फिर चेरी टमाटो। मैं आपके कमेंट्स जरूर करता हूँ और सबका ज़्यादातर रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। अब हम नेक्स्ट ब्रिंजल लगाने वाले हैं। ब्रिंजल में हम सबसे पहले ब्लैक ब्रिंजल से स्टार्ट करेंगे। ये ब्रिंजल सीड्स ब्लैक, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों ये हमारा ब्लैक ब्रिंजल है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप अलग अलग वैरायटी लगा रहे हैं तो हर रो को अलग रखें, और अगर हो सके तो एरोसेप जो मार्कर आते हैं उनसे मार्क कर लेना चाहिए, जिससे हमें याद रहे। तो दोस्तों अब हमारी पूरी सीडलिंग ट्रे तैयार हो चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है फर्स्ट वाटरिंग का। यहीं पर सबसे ज़्यादा सीड भी हमारे ख़राब होते हैं। देखिए मैं पाइप से तेज़ वाटर फ्लो बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। मैं रोज़ कैन या फिर हैंड स्प्रेयर जो हमारे हाथ में है इससे ही मैं स्प्रे करूँगा, क्योंकि तेज़ पानी सीड को अपनी जगह से हिला सकता है। कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है, या फिर कई बार सेल से बाहर भी निकल सकता है। इसलिए पहली सिंचाई बहुत हमेशा जेंटल होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे पूरी ट्रे को वेट कर दूँगा, इतना कि पूरा ग्रोइंग मीडियम जो है हमारा मॉइस्ट हो जाए, लेकिन पानी भरकर खड़ा ना रहे। अगर ट्रे के नीचे से थोड़ा वाटर ड्रेन होने लगे तो समझ जाइए कि वाटरिंग पूरी तरह से पर्याप्त हो चुकी है। अब सवाल आता है ट्रे को कहाँ रखें, क्या डायरेक्ट सनलाइट में रखना है या फिर शेड में रखना है। दोस्तों सीड लगाने के तुरंत बाद हमको डायरेक्ट तेज धूप में तो बिल्कुल रखना ही नहीं है, ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखना है, यानी कि अंधेरे वाले कमरे में नहीं रखना है। इसको एक तरह से ओपन में रखना है, लेकिन सनलाइट इसको नहीं दिखानी है। जब जर्मिनेशन हमारी शुरू हो जाएगी तब धीरे धीरे मॉर्निंग सन की आदत हम डालेंगे इसको, और यही तरीका सीडलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथियों अब मॉइस्चर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हर घंटे हमको वाटर देने की ज़रूरत है या नहीं है, इस तरह की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों हर दिन भी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम फिंगर टेस्ट करके देखेंगे। अगर ऊपर का मीडियम हमको ड्राई लग रहा है तो हल्का सा वाटर हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर अभी भी हमको मॉइस्ट लग रहा है तो बिल्कुल भी वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग तो साथियों सीडलिंग स्टेज का सबसे बड़ा एनिमी होता है। अब बात कर लेते हैं कि जर्मिनेशन कितने दिन में होगी। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है। साथियों रिजल्ट कब मिलेगा, इस तरीके से हमारे कमेंट में पूछे जाते हैं। अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर साथियों सही रहे तो टमाटो और ब्रिंजल के सीड्स लगभग 5 से 8 दिनों में जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और अगर हार्ड सर्विस वाले बीजों की बात करें जैसे करेला, लौकी या फिर तोरई के, तो कम से कम 5 से 10 दिनों के अंदर ये अंकुरित होने लग जाते हैं और हमने इनको
बहुत स्पीड से ग्रो होने का तरीका भी हमने एक वीडियो में दिखाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 3 दिन में ही हमने इनको जर्मिनेट भी कर दिया था। लेकिन साथियों एक बात याद रखिए, गार्डनिंग में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी काम आती है। हर सीड का अपना एक नेचुरल टाइम भी होता है, इसलिए रोज ट्रे खोद कर हमको नहीं देखना है कि सीड हमारा निकला है या नहीं निकला। बस मॉइस्चर मीडियम हमको मेंटेन रखना है, नेचर अपना काम खुद कर देती है। अब साथियों बात करते हैं कि पहली खाद हमको देनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि अभी वर्मी कंपोस्ट तो पहले ही मिला दिया था, तो अब फर्टिलाइजर अब कब देना है। तो मेरा जवाब है साथियों, जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं करनी है। जब सीडलिंग पर 2 से 3 ट्रू लीव्स आ जाएँ तब ज़रूरत हो तो बहुत हल्का लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। अगर साथियों शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देंगे तो हमारी छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो बर्न हो सकती हैं। तो सीडलिंग स्टेज में लेस इज बेटर। अब मैं आपको 10 कॉमन मिस्टेक भी बता रहा हूँ जो ज़्यादातर हमसे होती हैं। नंबर फर्स्ट, हमको बहुत गहराई में सीड नहीं लगाना है। एक सेल में हमको ज़्यादा सीड नहीं लगाने हैं। रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। ट्रेन को ड्रेनेज के बिना नहीं रखना है। डायरेक्ट तेज़ धूप में भी हमको नहीं रखना है। सीडलिंग को बार बार हाथ नहीं लगाना है। लेबल नहीं लगाना और बाद में फिर वैरायटी भूल जाना, ये भी एक मिस्टेक मानी जाती है। तो जर्मिनेशन से पहले ट्रे को सूखने देना और शुरुआत में हेवी फर्टिलाइजर दे देना और रोज़ सीड को खोद कर देखना कि अंकुर निकला या नहीं निकला। तो इस तरह की हमको कॉमन मिस्टेक हमको नहीं करनी है। दोस्तों अगर आप इन 10 गलतियों से बच गए तो आपकी आधी गार्डनिंग अपने आप सफल हो जाएगी। साथियों एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हेल्दी प्लांट की शुरुआत हमारे हेल्दी सॉइल से ही होती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि शुरुआत से ही ऑर्गेनिक मेथड अपनाएं। अच्छा कोकोपीट, अच्छी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली, इतना सिंपल फार्मूला भी आपको शानदार रिजल्ट दे सकता है। हर बार महंगे प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं होता। साथियों नॉलेज सबसे बड़ा फर्टिलाइजर होता है। अब आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइए आपने इस सीज़न में कौन कौन सब्जियों के सीड लगाए हैं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। और अगर आप रियांश होम गार्डनिंग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि साथियों आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इन सभी सीडलिंग की जर्मिनेशन अपडेट, ट्रांसप्लांटिंग, फर्टिलाइजर शेड्यूल, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और कंप्लीट हार्वेस्ट जर्नी भी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो साथियों मैं हूँ आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक नई गार्डनिंग वीडियो के साथ में। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और हैप्पी गार्डनिंग।